बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी ये वीडियो है ये मोहम्मद अदील साहब के साथ हैं जो इस वक्त सर्व कर रहे हैं एज आ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। रिसेंटली जॉब आई हैं 199 इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, तो उसके हवाले से आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसा कि आप एक तो ये पूछ रहे हैं कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, आगे चल के ये एक्सटेंड होगा नहीं होगा, जॉब किस तरह की है, सैलरी कितनी है, फिर इक्विवेलेंट जो क्वालिफ़िकेशन है उसके हवाले से आपके कुछ क्वेश्चन हैं। और जो है उसके बाद एंड पे जो सिलेबस है उसकी तैयारी कैसे होनी है, एग्ज़ाम कब तक इसका हो सकता है, इन सारी चीज़ों को लेके हम गपशप करेंगे। आपके जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो अदील साहब जो हैं, मैं इनका तारुफ करा दूँ अगेन, इस वक्त सर्व कर रहे हैं एज आ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। रिसेंट जो बैच आया है उसमें इनकी एलोकेशन हुई है, मुल्तान में सर्व कर रहे हैं। पेस एकेडमी का हिस्सा हैं, हमारे स्टूडेंट भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं अच्छे, और पर्सनैलिटी वाइज देखें तो एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आपके जो क्वेश्चन हैं उन्हें हम लेके चलते हैं। सर टाइम ज़ाय किए बगैर पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसका काम क्या है, और ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा ये इंशाल्लाह आ जाएंगे आपके पीछे, आपके जूनियर बन के 199। जी। तो इनकी मेन ड्यूटी क्या होती है, काम क्या होता है? सर PRA बेसिकली पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है। 2010 में जब अमेंडमेंट हुई 18th अमेंडमेंट, उसके बाद जो सर्विसेज टैक्स था वो सूबों को डेलीगेट कर दिया गया। मतलब कि जो सर्विसेज टैक्स है उसकी कलेक्शन सूबे करेंगे, और उसके अलावा जो टैक्सेस हैं वो इनकम टैक्स है और सेल्स टैक्स है, वो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है वो उसकी कलेक्शन करेंगे FBR। तो इसे अगर सादा लैंग्वेज में सर मैं इस तरह से कहूँ कि समझाने के लिए बच्चों को, सर्विस टैक्स का मतलब होता है बेटा ये जो होटल्स पे आप जाते हैं, जो आपको सर्विस प्रोवाइड की जा रही होती है, पंप पे गए आपको पेट्रोल मिल रहा है, बेसिकली वहाँ सर्विस प्रोवाइड हो रही है। तो जहाँ कहीं भी कोई भी मतलब है कि एस्टेब्लिशमेंट है, प्रीमिसेस है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उनके ऊपर से सर टैक्स, उनके ऊपर टैक्स है। ऐसे है? बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा FBR भी टैक्स कलेक्ट करता है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी भी टैक्स कलेक्ट करती है। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जिस तरह सर ने बताया कि कुछ जो डिपार्टमेंट है, कुछ टैक्सेस जो हैं वो फेडरल को दे दिए गए जिन्हें FBR कलेक्ट करता है। जैसा कि हमारी जो सैलरी होती है उसके ऊपर जो टैक्स है, उसके ऊपर इनकम टैक्स है वो FBR लेता है, FBR के पास जाएगा। सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, जो भी टेंजिबल चीज़ें हैं, जैसे हमने टूथपेस्ट लिया उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो FBR के पास जाएगा। ओके, आपके जो पास सर्विसेज का टैक्स होगा वो PRA के पास है। PRA के पास टेलीकॉम में हम जो सर्विसेज देते हैं, रिचार्ज करवाते हैं, उसके ऊपर टैक्स है। मोबाइल चार्ज रिचार्ज करवाते हैं, जो लोड करवाते हैं उसके ऊपर जो 19 रुपये कटते हैं वो भी इनके पास जाते हैं, हमारे पास आते हैं। चलें, अच्छा सर ये तो हो गया डिपार्टमेंट। अब इन्फोर्समेंट ऑफिसर का अगर हम देखें आगे चल के, इनके जो जिस तरह से आप क्या ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त? इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है बेसिकली जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 है उसका नफाज करना, उसको इन्फोर्स करना है, बेसिक इसकी ड्यूटी है। उसके लिए जो भी टैक्स इवेजन करते हैं या टैक्स फ्रॉड करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनको टैक्स नेट के अंदर लेके आना। मतलब कि वो जो नॉन फाइलर्स हैं, डिफॉल्टर कह लें उन्हें, डिफॉल्टर्स कह लें, जो नहीं पे करते, बिल्कुल, उनको पेमेंट फाइलर बनाना। मतलब जो कुछ ऐसे भी हैं बिजनेसेस हैं जो 16% जो आवाम से टैक्स ले लेते हैं लेकिन वो आगे जमा नहीं करवाते, वो खुद ही खा पी जाते हैं। होटल्स भी हम जाते हैं सर, सर्विसेज टैक्स के नाम से वो पैसे मतलब हमसे चार्ज करते हैं, वो आगे आपको जमा नहीं करवाते, आप जमा नहीं करवाते ऐसे ही। तो इनको इन्फोर्स करना है, उनसे कलेक्शन करनी है, बस यही ड्यूटी है। इसमें इसका एम्बिट बहुत बड़ा है, विद होल्डिंग टैक्स आता है, और उसके अलावा ब्यूटी सैलून्स हैं, मार्कीज़ हैं, होटल्स हैं, टेलीकम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और एडवर्टाइजमेंट की कंपनीज हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों को, सारी एरियाज़ को ये कैटर करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें जो पहला हमारे पास क्वेश्चन कह लें या पहला जो पॉइंट है एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है कि ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। इनिशियली जो है 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, लाइकली टू बी एक्सटेंडेड, आगे चल के एक्सटेंड हो सकता है। जी सर। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे बच्चों को समझाए, बच्चे कंफ्यूज है कि शायद 3 साल के बाद हमें निकाल दिया जाएगा।
ठीक है, क्या मेरे नॉलेज के मुताबिक तो ये है कि सर्विस जो है 60 साल तक जो एक दफ़ा एम्प्लॉय हो जाता है स्पेशली कमीशन के ज़रिए वो पूरी करता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता। मैक्सिमम डिपार्टमेंट में यही होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड होता रहता है अंटिल वो अपनी सर्विस पूरी हो जाती है उसकी। जी सर। ठीक है, लेकिन कुछ अथॉरिटी ऐसी हैं जिनके ऊपर ये जो अभी कॉन्ट्रैक्ट वाला जिन्होंने किया है नोटिफिकेशन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि आपके अथॉरिटी के ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है। वो अपने अब जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें चाहें तो परमानेंट कर सकती हैं। जी सर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनका जो फेट है आगे क्या होगा। इनिशियली तो ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, सर्विसेज रूल्स बन रहे हैं, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी है कि ये परमानेंट हो जाएंगे। अगर परमानेंट नहीं होंगे फिर भी ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये चलता रहेगा 60 साल तक। 60 साल तक। लेकिन इस अथॉरिटी के अंदर जितने भी पहले बैचेस आए हैं वो NTS के ज़रिए आए हैं और वो परमानेंट हो गए हैं। तो ये वाले जो बैच हैं, जो लास्ट बैच आया और या ये आ रहा है, तो इनकी तो ये एक आप कह लें कि स्ट्रेंथ है, कमीशन के जरिए पॉजिटिव चीज़ है कि ये कमीशन के ज़रिए आ रहे हैं और ये कमीशन ही इनकी जो स्ट्रेंथ है, और मोस्ट प्रॉबेबली ये जो हैं परमानेंट हो जाएंगे। और सर्विसेज रूल जब आएंगे तो इनकी आगे प्रमोशंस होंगी, परमानेंट होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग इनकी प्रमोशंस होंगी। प्रमोशंस के वाले से चलिए सर, आपने बात की तो जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, हमने तो सुना आगे चल के ये AC जो है ग्रेड 1 का भी होता है, असिस्टेंट कलेक्टर जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू का, और उसके बाद वो DC डिप्टी कलेक्टर भी आगे चल के ये हो जाते हैं। क्या इस तरह की कोई बात है, इसमें कोई सच्चाई है या सिर्फ अफवाहें हैं? जी सर, इनकी जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं इनकी नेक्स्ट प्रमोशन असिस्टेंट कलेक्टर की है, और उसके बाद इनकी जो प्रमोशन है वो DC की, डिप्टी कलेक्टर की। रेवेन्यू का जो पोर्शन है वो ये लेके चलेंगे। अच्छा, इसमें जो कलेक्टर है वो नहीं जा सकते हैं, वो PMS अफसर आएगा या CS अफसर आएगा? जी सर। ओके। अभी तो सर जितने भी बड़े अफसरान हैं जो मतलब लीड करते हैं डिपार्टमेंट इस अथॉरिटी को, वो सारे डेपुटेशन पे वो PMS अफसरान हैं इधर आए हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे ये डिपार्टमेंट मैच्योर होगा तो यहाँ से नीचे से जब प्रमोशंस होंगी तो इनका अपना स्टाफ ऊपर जाएगा, तो जो डेपुटेशंस पे अभी आ रहे हैं PMS अफसरान तो वो फिर वहाँ से चले जाएंगे, नहीं आएंगे। ठीक कह रहे हैं सर। चलें सर, इसमें एज लिमिट तो क्लियर है, 25 से 40 साल है, ये तो आपने पढ़ लिया है। 25 का मतलब 25 है, 25 साल से एक दिन भी अगर आप कम है, क्लोजिंग डेट वाले, क्लोजिंग डेट इनकी है मार्च की कोई डेट होगी, इसकी 29 है मार्च, कितनी मार्च है इसकी क्लोजिंग डेट, एडवर्टाइजमेंट की अभी पता करके हैं। चलें, इसकी जो क्लोजिंग डेट है उस डेट को 25 साल का होना चाहिए एक कैंडिडेट, वो अप्लाई कर सकता है, मतलब ये मिनिमम है। मैक्सिमम 40 साल है। 40 साल की आर्बिट में ये मेरे ख्याल से पहली बार इतनी ज़्यादा सीट्स है। वैसे भी सर असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट पे 199 सीट्स इससे पहले मैंने आज तक नहीं देखी किसी भी डिपार्टमेंट में, कभी भी ऐसे नहीं हुआ, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 199 सीट्स बहुत ज़्यादा सीट है। 17 स्केल के ऊपर मैंने कभी ऐसी इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं देखी। वो कॉर्पोरल्स वगैरह की आती रही हैं, लेकिन वो छोटे स्केल की 11वां स्केल 14वां स्केल पे इतनी ज़्यादा सीटें आती हैं, लेकिन 17 स्केल पे किसी डिपार्टमेंट में इतनी सीट्स इतनी नहीं है, और पिछले 10 सालों में मैंने नहीं देखी। और सैलरी वाइज भी सर ये ऐसा डिपार्टमेंट है पंजाब के अंदर, कुछ ही हैं जो 17 स्केल पे, जैसे AD-LDA है, AD-TIPA है, AD-PASI है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं। ये ऐसे जॉब्स हैं जिनकी सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पैकेज हैं। पैकेज से सर याद आया, बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पैकेज कितना होगा, तो राउंड अबाउट सर एक फिगर इन्हें बता दें, एग्जैक्ट चले ना बताएं। 175-76 टेक होम सैलरी जी, 2.25 लाख आपकी तनख्वाह होगी स्टार्टिंग, और इसमें फिर इंक्रीमेंट और बाकी चीज़ें भी साथ में होंगी, बाकी बेनिफिट्स। इसके अलावा गाड़ी भी होगी, फ्यूल भी 150 लीटर पर मंथ। अच्छा, पर मंथ के हिसाब से। जी ज़बरदस्त है। कौन से डिपार्टमेंट में ये चीज़ें होती हैं 17 स्केल पे। चलें जी, तो सैलरी के हवाले से बेटा आपको समझ आ गया कि एक बहुत अच्छी हाईली पेड जॉब है, क्योंकि आप लोगों ने पैसे इकट्ठे करने हैं, और आपको अच्छी तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो साफ ज़ाहिर फिर आप डंडी मारेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने पहले से क्या किया, स्ट्रक्चर बनाया है कि आपकी कम से कम जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करे गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से आज के दौर में 170-180 जो पैकेज है, एक हैंडसम पैकेज है, हैंडसम है, सारी ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। ठीक हो गया जी।
चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, इसमें इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन के हवाले से है सर। इसमें जो डिग्री मेंशन है वो ACCA, CA, MPA, BBA, BCom ऑनर्स, LLB है हमारे पास, BSN पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है और मैनेजमेंट, ठीक है। और उसके बाद जी साथ में लफ्ज़ मेंशन है इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का। अब बच्चे यहाँ जो है ना जी रुके हुए हैं, कहते हैं सर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन में मैंने BS केमिस्ट्री किया हुआ है, क्या मैं इसमें एलिजिबल हूँ, क्योंकि मेरी एजुकेशन 16 साल एजुकेशन के इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसी तरह से कुछ और बच्चे हैं आर्ट्स के जिन्होंने डिग्री की हुई हैं, कुछ साइंस के बच्चे वगैरह जी, हम भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का मैंने तो कई बार इन्हें बताया है, लेकिन अब आप बताएंगे तो ज़्यादा यकीन करेंगे आपकी बात पे, क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं। कोई भी जो डिग्री है उसके अंदर अकाउंटिंग या फाइनेंस या जो भी यहाँ पे MPA है, CA है, इनके जो सब्जेक्ट्स हैं वो 200 नंबर के अगर होंगे वहाँ पे आपने पढ़े हुए, तो उस पे हायर एजुकेशन कमीशन आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देता है। तो जैसे BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑलमोस्ट सेम डिग्री है जैसे BB ऑनर्स है या MBA है, तो सब्जेक्ट वही है लेकिन नाम चेंज है। वो तो उसका तो बिल्कुल क्लियर है कि वो इक्विवेलेंट है। इसके अलावा जो जैसे सर बता रहे हैं कि और भी डिग्रियां हैं, तो उन डिग्रियों में आप देख लें कि अगर आपने 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, बेसिक अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग, मैनेजरियल अकाउंटिंग, ये 3-4 बेसिक अकाउंटिंग्स हैं, अगर आपने ये पढ़ी हुई हैं तो आप हायर एजुकेशन कमीशन में इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करें, तो होपफुली आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा और एलिजिबल है, आप एलिजिबल हैं। मैं इसे अगर समराइज़ करूँ तो इस तरह से कि अगर आपकी कोई भी डिग्री है, आप ये समझते हैं कि जी मेरी डिग्री भी इन डिग्रियों की इक्वल है, मतलब इक्विवेलेंट है, तो आप इस वक्त तो आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो आप अभी अप्लाई कर दें किसी भी सेट को चूज़ करके, कोई इशू नहीं है, आपका अप्लाई हो जाएगा। यहाँ PPSC की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आप HEC या QEDC जो है वहाँ पे जाके अपना क्या करें जी, डिग्री की जो इक्विवेलेंसी है इनमें से किसी एक डिग्री के वो सर्टिफिकेट बनवा लें, इंटरव्यू के टाइम प्रेजेंट कर दें, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। वो आपको बनवाना पड़ेगा, अभी नहीं बनेगा 1 दिन में 2 दिन में, लेकिन अभी अप्लाई की डेट गुजर जाएगी, ठीक है। अप्लाई की जो लास्ट डेट है वो 27 मार्च है बेटा, तो 27 मार्च से पहले आप अप्लाई कर दें और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बाद में बनवाते रहिएगा, कोई मसला नहीं है, ओके। ये डिग्री तो मेंशन है, क्लियर है, जो यहाँ पे LLB है या जो बाकी डिग्रीज यहाँ पे मेंशन है वो तो कर सकते हैं ना, उनका तो कोई इशू नहीं है। जो कोई भी आप में से समझता है कि आपकी डिग्री इनमें से किसी एक डिग्री के इक्विवेलेंट है, तो आप अप्लाई कर दें, जिस डिग्री के इक्विवेलेंट आप समझते हैं उसी सेट को चूज़ करके अप्लाई कर दें, और उसके बाद HEC से रब्ता करके इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाएं कि जी मेरी डिग्री में मैंने, मतलब सर ने जिस तरह बताया कि अगर आपने अपनी डिग्री के दौरान इनमें से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के 200 नंबर के कम से कम सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो इसका मतलब ये कि आपकी डिग्री इक्विवेलेंट है, आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक हो गया। उम्मीद है आपका ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी एड्रेस हो गया होगा। अब आ जाते हैं सर इसकी प्रिपरेशन के ऊपर और इसके सिलेबस के ऊपर। अच्छा, इसमें पोस्टिंग तो आपकी पूरे पंजाब में कहीं भी हो सकती है, ठीक है, एनीवेयर इन पंजाब लिखा हुआ है, ऑल पंजाब के डोमिसाइल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मिनॉरिटी कोटा की 10 सीटें हैं। मिनॉरिटी कोटा में आपको पता है कि नॉन मुस्लिम्स आ जाएंगे, हमारे 10 सीटें उनकी हैं, और स्पेशल पर्सन जो डिसेबल हैं 9 सीटें उनकी हैं, ठीक है, और वुमेन कोटा की अलग से 41 सीटें हैं। चलें, वुमेन कोटा से मुझे याद आया सर, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमारी फीमेल स्पेशली कि जी शायद हमारे लिए ये 41 सीटें रखी गई हैं, बाकी जो सीटें हैं 139 जो ओपन मेरिट पे हम उसमें नहीं कर सकते, बट आप फीमेल के पास डबल चांस है। वो 41 सीट जो है इन पे सिर्फ फीमेल होंगी, इधर मेल नहीं आ सकता कोई भी। इसके अलावा जो 139 सीटें हैं फीमेल उधर भी जा सकती हैं, मतलब मेल अप्लाई करेंगे 139 सीट्स जो ओपन मेरिट पे हैं उन पे, और वहाँ पे फीमेल भी कर सकती है। ओपन मेरिट का मतलब है ओपन मेरिट, ओपन कंपटीशन, जो उस मेरिट में आएगा चाहे वो मेल है या फीमेल है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर कोटा बनेगा। मेल के पास कोटा नहीं है, मेल का सिर्फ वो कोटा है मिनॉरिटी का और स्पेशल पर्सन का, लेकिन फीमेल का भी अलग से कोटा हमारे पास है।
इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट फीमेल को इनकरेज करना चाहता है कि जी वो भी आएँ, फील्ड ऑफिसर बने, आके इन्फोर्समेंट ऑफिसर बने और जो है ना जी अपना जो डिपार्टमेंट है उसे अच्छे तरीके से लेके चलें। ठीक हो गया जी सर। आप सर कह सकते हैं कि जो फीमेल्स हैं उनके लिए 199 पूरी सीट्स हैं उसमें, और लेकिन जो बॉयज़ हैं या लड़के हैं उनके लिए वो 41 सीट माइनस करके जो बचेगी वही पे आएंगे। 139 ओपन 139 पे बिल्कुल जी, ऐसे ही है। चलें, अच्छा सर, इनकी प्रिपरेशन के हवाले से जो सिलेबस है वो बताया गया है ऑलरेडी कि 50% जो जीके है, जीके यही है जो आप तैयार कर रहे हैं, हमारे भी जनरल बैच चल रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो आपका 50% का बाकी पोर्शन है उसमें 2 सब्जेक्ट मेंशन किए हैं इन्होंने। एक तो किया इन्होंने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को, और दूसरा सेल टैक्स एक्ट 2012 का जो है जनरल सेल टैक्स के हवाले से उसमें से पोर्शन होगा। अगर सर पिछले पेपर का एनालिसिस करें हम जो आपने दिया था उसमें इन नंबरों की डिवीज़न थोड़ी सी बताएं किस तरह से थी। सर जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था उसके अंदर 10 नंबर सेल्स टैक्स एक्ट जो है उसमें से आए थे और वो इंतहाई आसान थे। 40 पहले आप कह लें सेक्शन जो हैं उन्हीं में से ये पेपर बना था और बिल्कुल इजी वो पेपर था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो मुश्किल होगा, लेकिन वो बहुत ही आसान थे और 10 नंबर थे और जिसने एक अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था वो 10 में से 10 ले सकता था। और उसके अलावा जो 40 नंबर थे वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग में बेसिक अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं अकाउंटिंग की वो और कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें से मेजर पोर्शन आता है। इसके अलावा जो डिग्री के अंदर जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे मैनेजमेंट है या मार्केटिंग है, तो इनमें से भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये 40 क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन में से आप देख लेंगे 30 क्वेश्चन प्योरली अकाउंटिंग बेस्ड होंगे और जो 10 क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं MPA, BBA, MBA, MCOM, ACCA रिलेटेड, और इनके अंदर जो सब्जेक्ट्स जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं जैसे कि मैनेजमेंट है, HR है, मार्केटिंग है, उससे रिलेटेड वो 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक हो गया सर। सर ने जो चीज़ें बताई हैं सिलेबस के हवाले से या पेपर की जो नंबर्स की डिवीज़न है, स्पेशली जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला जो आपका बाकी पोर्शन है 50%, उसे मैं समराइज़ करूँ एक लाइन में तो कम से कम आपके 10-12 क्वेश्चन जो होंगे वो आपका जो जनरल सेल टैक्स है 2012 का 87 के करीब इसमें जो है ना सेक्शन है टोटल, तो सर बता रहे हैं कि पहले 40 सेक्शन जो थे उसी में से उन्होंने पूछे हुए थे। 10-12 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। तो अगर आप ये सेल टैक्स करके जाते हैं 2012 वाला तो आपको यहाँ से 10-12 नंबर मिल सकते हैं। बाकी जो 40 नंबर का पोर्शन होगा उसमें से 30 नंबर का जो पोर्शन होगा वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का पोर्शन होगा। मतलब जिसकी डिग्री अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है उसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। 25 से 30 क्वेश्चन वहाँ से होंगे। बाकी जो 10 के करीब क्वेश्चन है वो बाकी जितनी डिग्री हैं, जिस तरह से जो है ना हमारे पास ACCA है, CA है, BBA, MBA, BCom है, लॉ है, जैसे LLB वाले भी तो है ना इधर, ठीक है, पब्लिक एड वाले हैं, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। तो बाकी 10 के बाद 10-12 क्वेश्चन वहाँ से भी हो सकते हैं। तो वो टोटल डिवीज़न जो होगी आपकी, डिवीजन जो होगी नंबर्स की वो आपकी यही होगी, ठीक है। तो इसमें मेरे माइंड में जो क्वेश्चन थे दिल साहब से जो मैंने पूछे वो यही थे। किसी बच्चे का कोई सवाल रह गया हो तो वो कमेंट्स में मैसेज करके पूछ सकता है। एक सवाल आप पूछेंगे जी सर आप सेशन शुरू करने हैं नहीं करने हैं, बट इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद हम अपना एक प्रॉपर बैच शुरू करेंगे जिसमें ये पूरा 100 मार्क्स का सिलेबस हम आपको कवर करवाएंगे। मतलब ये नहीं है कि जिस तरह से हम पहले सिर्फ जीके वाला पोर्शन करवाते हैं और सब्जेक्ट वाला नहीं करवाते। इस बार हमने प्लान किया है और उसके लिए हमने मेंटोर्स जो हैं कुछ हमने मतलब है कि उनसे कंसल्ट किया है और इंशाल्लाह आपको भरपूर तरीके से लेके चलेंगे और प्रॉपर एक 100 मार्क्स का जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, हम इंशाल्लाह करवाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बच्चों को गाइड किया। मज़ीद कोई क्वेश्चन होगा? ये बहुत अच्छी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 199 सीट्स आई हैं और इसमें सर फ़िल्टर लगा हुआ है बहुत बड़ा जी। डिग्री 2-4 जो हैं 5 डिग्रियां हैं, बेसिक हैं और जैसे
केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, ये बहुत बड़ी वास्ट है और इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। पीपीएससी में जब हम जीके के एग्ज़ाम्स में जाते हैं, जो नॉर्मल पेपर आते हैं उनमें ज़्यादा इन्हीं डिग्रियों वाले होते हैं। ये बीबी ऑनर्स वाले, एमबीए वाले, ये तो बहुत कम होते हैं। तो अच्छा, इसका मेरिट बहुत कम आएगा। ये जो डिग्री मेंशन की गई, ये तो बच्चे तैयारी भी नहीं करते हैं, बहुत कम बच्चे तैयारी करते हैं डिग्रीज वाले, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर्स में निकल जाते हैं, वहाँ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो ज़्यादा तैयारी करते हैं इंजीनियर्स, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, जिनके बेचारों की जॉब्स आगे से कोई है ही नहीं, आती नहीं है, वो तैयारी करते हैं। अच्छी तैयारी उन्हीं लोगों की है, जनरल जो डिग्री करके आते हैं। तो ये जो डिग्रीज हैं, अच्छा इसमें 40 साल का भी आपको एक बेनिफिट है। वो तमाम लोग जिन्होंने डिग्री की हुई यार, वो 40 साल के करीब हो गए हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो अवेल करें और अपना जो मतलब फ्यूचर है उसे सिक्योर करें। ठीक है बेटा, इजाज़त लेंगे। सर कुछ कहना चाहें तैयारी के हवाले से बच्चों को? तैयारी के हवाले से ये है कि अगर ये जो 1 माह या 2 माह जब तक पेपर है, अगर ये वाला टाइम 100% ये बच्चे जो हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, वो उसे यूटिलाइज़ कर लेंगे तो 99% चांसेस हैं कि जॉब हो जाएगी। चलो हो जाएंगे। अगर ये जब कोई बंदा प्रिपरेशन कर रहा होता है उसे अंदाज़ा इस चीज़ का होता है, अगर इनकन्सिस्टेंट होंगे, एक दिन पढ़ा है, 3-4 दिन नहीं पढ़ा, जब प्लानर पे आ जाएगा कि जी एग्ज़ाम होने जा रहा है तो फिर आखिरी हफ्ते में पढ़ेंगे, तो उसके मैक्सिमम बच्चे सर कुछ नहीं, हमारे बच्चे अक्सर ऐसे ही करते हैं, अप्लाई करेंगे, बड़ा जोश होगा जी सीटें आ गई हैं, और उसके बाद फिर सो जाएंगे। जब प्लानर पे डेट अपडेट हो, हमने तो तैयारी नहीं की, फिर किताबें उठाएंगे, नोट्स मांगेंगे, इधर जाएंगे, अकेडमीज की तरफ भागेंगे, उस वक्त कुछ भी नहीं हो सकता। उस हफ्ते 15 दिन में क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। यही है, अभी से स्टार्ट करेंगे, एग्ज़ाम तक पढ़ लें बस। ये 2 महीने का टाइम है, बस यही है। कुछ बच्चे तो सर आप ये देखें कि जैसे एडवर्टाइजमेंट आई है ना, उस दिन से बैठ गए होंगे तैयारी करने। सर उससे पहले बैठ गए हैं, पहले से ही जब इन्फॉर्मेशन है ये कि सीटें आ रही हैं, तो वो उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया, तैयारी शुरू कर दिया। और जो अभी सोच रहे हैं तैयारी करने की, अप्लाई करने की, फिर देखिए उनके साथ कंपटीशन होना है आपका, जो ऑलरेडी तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो आपको उनसे बेहतर तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी और परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो तैयारी करें। अच्छा, इसमें आपको टाइम कितना मिल जाएगा? आपके एग्ज़ाम कब हो सकता है? हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये आपका एग्ज़ाम मई में हो जाएगा, अगर ज़्यादा भी लेट करेंगे तो, क्योंकि अप्रैल में और बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे पीएमएस है, और उसके अलावा वो असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है, असिस्टेंट पंजाब पुलिस में जो सीटें आई थी 2020 में, वो जो केस पेंडिंग था, उसके बारे में सुन रहे हैं कि अप्रैल में उसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसी तरह से डिप्टी अकाउंटेंट की सीटें भी आई इंशाल्लाह, बहुत जल्द आपको उसकी भी खबर मिलेगी। तो और भी एग्ज़ाम्स कुछ हैं जो नहीं है, तो ये क्योंकि मार्च तो आपका ईद में गुजर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अप्रैल है, अप्रैल में एग्ज़ाम होंगे। अप्रैल में कितने एग्ज़ाम हो जाते हैं? सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो है वो पीएमएस का है, पीपीएससी के पास। ठीक है, उसके बाद एक आधा एग्ज़ाम और लेगा पीपीएससी, और ये एग्ज़ाम आपका जल्दी भी करेंगे तो मेरा ख्याल है मई में जाके होगा। तो आपके पास 1.5-2 महीने हैं, अच्छे से लगाएं, तैयारी करें इसकी और सीट निकालें। ठीक है, बाकी कंटेक्ट के लिए परेशान ना हो, आप अपनी सर्विस पूरी करेंगे। और ये भी मैंने आपको जिस तरह बताया कि बहुत सारे अथॉरिटी वैसे जितनी भी हैं उनके ऊपर ये जो इन्होंने कहा है ना कि जब कोई भी भर्ती जो है ना जी परमानेंट नहीं करेंगे, किसी को भी सबको कंटेक्ट पे रखेंगे, ये अथॉरिटीज़ के ऊपर ये नोटिफिकेशन है वो इम्प्लीमेंट होता ही नहीं है। अथॉरिटी अगर चाहे तो वो परमानेंट कर सकती है, ना चाहे तो नहीं कर सकती। और अथॉरिटी जो होती है, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनका एसेट है, क्यों वो पैसे इकट्ठा करके दे रहे हैं? वो रेवेन्यू कलेक्शन कौन कर रहा है? इन्फोर्समेंट ऑफिसर नहीं करना है, जो कमाऊ, सर हमारी लैंग्वेज है ना, कमाऊ पूत। ठीक है, तो जो कमाऊ पूत होता है या कमाऊ मतलब है कि लड़का होता है, बच्चा होता है, उसे कौन अपने से दूर करता है? मुझे बताएं। उसे सारे अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं। तो ये जो सर पंजाब का ऑलमोस्ट 70% जो रेवेन्यू है ये पीआर जनरेट करता है। पैसी का जो कलेक्शन थी वो भी इनके एंड पे आ गई थी जी, WWF आपके पास था, बाद में कन्वर्ट हुई है, WPPF था, अब वापस एक्साइज एंड टैक्सेशन के सर टैक्सेस हैं, वो भी चांसेस हैं कि इधर आ जाए। ठीक है, इजाज़त लेंगे जी। दिल साहब का भी शुक्रिया, इन्होंने टाइम दिया। और ये क्वेश्चन थे कुछ हमारे माइंड में, मैं चाह रहा था कि ऑफिसर ख़ुद आपको बताएंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। मैं तो आपको ये सारी चीज़ें बताता रहता हूँ ऑलरेडी। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।